हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जो है हिंदी का पार्ट 2 वीडियो आपके सामने 11वां प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हिंदी का 10 प्रश्न हम लोगों ने किया था और पार्ट 2 में हिंदी का हम लोग 11वां प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न में है आ ई उ है, कौन सा स्वर है। अब आप देख लीजिए, जैसे किसी भी स्वर को जब खींच के पढ़ा जाता है, ठीक है, तो उस स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और जब स्वर को खींच कर नहीं पढ़ाया जाता है तो उस स्वर को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आप देख लीजिए, आ, जैसे आप जो है आ होता था, आ को आप सीधे आ पढ़ते, लेकिन जब आ हो गया तो आप इसको खींच रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ई है, तो ई को आप नहीं खींचते हैं, लेकिन ई के ऊपर जब ये लगा दिया गया तो आप इसको क्या कहते हैं? ई खींच के पढ़ते हैं। उसी तरह से ऊ था, सिर्फ ऊ होता तो आप इसको खींच कर नहीं पढ़ते, लेकिन ये ऊ में ये लगा दिया गया तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऊ। जैसे शब्दों को देख लीजिए, आम, ठीक है, ईख, ठीक है, ऊन, तो क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो जब भी किसी भी शब्द को खींच कर पढ़ा जाएगा, किसी स्वर को, तो वह स्वर जो होगा वो क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीर्घ स्वर है। चलिए, वजह खींच के पढ़ी जाती है। उसके बाद है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि देखिए, हमने आपको ये भी लिखाया था, ठीक है, चैप्टर्स में, कि मुहावरे से कम 2 मुहावरा निश्चित रूप से डीएलएड में पूछा जाता है हिंदी के विषय से। तो मुहावरा को आपको याद कर लेना है। मुहावरा है अंगूठा चूमना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अगर हम लोग किसी को बोलते हैं कि वह उसका अंगूठा चूम रहा था, तो इसका मतलब क्या कर रहा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है मुंह में अंगूठा चूसना। तो मुंह में अंगूठा चूसना और अंगूठा चूमना, ये दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। नाराज करना, तो अगर अंगूठा किसी का चूम रहा है तो जाहिर सी बात है उसको नाराज नहीं, और तो बल्कि खुश कर रहा है कि उसके अंगूठा को चूमा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। खुशी मनाना, तो खुशी मनाने के लिए हम लोग किसी का अंगूठा जब चूमेंगे तब खुशी मनाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग खुशी यूं ही मना सकते हैं, ठीक है, किसी के अंगूठा बिना चूमे हुए। अगला है खुशामद करना, तो किसी के अंगूठा को हम लोग चूम रहे हैं कि कैसा हूं मान जाए, ठीक है, या उसकी उसकी मान सम्मान उससे हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि खुशामद करने के सेंस में इसका अर्थ आ रहा है, यानी अंगूठा चूमना का मुहावरा का जो शाब्दिक अर्थ आएगा वो क्या आएगा? खुशामद करना, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है 13 नंबर में कि इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी जो भी वाक्य होंगे 4 विकल्पों में कोई ना कोई एक ही अशुद्ध होगा, बाकी 3 जो वाक्य होंगे वो शुद्ध होंगे। तो ये हमें तय करना है, वाक्य को पढ़ के देखिए। पहला ऑप्शन में है सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है। तो क्या प्रॉब्लम है? सनोज अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, करे, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही है। चलिए, दूसरा है बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तीसरा है शाम को फल लेने जाना है। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, शाम को फल लेने जाना, जाइए फल लीजिए, ठीक है, सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में है लोटा में भर कर पानी ले आओ। अब यहां समझिए, सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर को समझिए। लोटा में भरकर पानी ले आओ या लोटा में पानी भर कर ले आओ, क्या होना चाहिए? आप तय कर लीजिए। लोटा में पानी भर कर ले आओ कि लोटा में भर कर पानी ले आओ, क्या होगा? तो लोटा में भरने की बात किसकी कही जा रही है? पानी की ना। तो यहां यह होना चाहिए था कि लोटा में पानी भर कर ले आओ, ये सेंटेंस सही होता, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? लोटा में भर कर पानी ले आओ, ठीक है। चलिए, इसका मतलब कि लोटा में कुछ भी भरा जा सकता है, पानी लाने की बात कही जा रही है, पानी भर कर ही लोटा में लाना ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है, अशुद्ध है, ठीक है। लोटा में भरकर पानी ले आओ, इसका शुद्ध ये होना चाहिए था कि लोटा में पानी भर कर ले आओ, ठीक है। चलिए, 14 नंबर सवाल है, प्रश्न संख्या 14 में है ओज गुण का प्रयोग किस रस में किया जाता है। देख लीजिए, रस भी मैंने आपको लिखाया था, अपने जो हिंदी के सिलेबस मैंने दिया था उसमें रस भी लिखाए थे, ठीक है। आपको रस भी देख लेना होगा कि रस कहते किसको है, ठीक है।
और रस कितने प्रकार के होते हैं, किस रस का कौन सा उदाहरण है, ये आपको बिल्कुल याद करना होगा। बल्कि एक ऐसा करेंगे कि एक वीडियो रस चैप्टर जो है उसी पे एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। अलंकार भी मैंने लिखाया था, अलंकार भी देखिए क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। तो इसमें सवाल है कि ओज गुण का जो प्रयोग है किस रस में होता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, वीर रस है। यानी वीर रस ऐसा रस है, ठीक है, जिसमें ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। तो ये रस क्या है और इसमें कितने प्रकार के रस होते हैं, जैसे वात्सल्य रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। तो ये रस क्या है और रस के टाइप कितने हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप रस चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 15वां नंबर प्रश्न में है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्वर के साथ जब स्वर ही मिल रहा है तो कौन सा क्या कहलाएगा, कौन सा संधि होगा, तो जो जिसके साथ मिलेगा वैसा ही संधि होगा। यानी स्वर के साथ स्वर मिल रहा है तो स्वर संधि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन में ही है कि स्वर के साथ यदि स्वर मिलता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 16वां नंबर प्रश्न का। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 पर, ठीक है। 16वां प्रश्न में है कि जो प्रतिकूल पक्ष होता है, प्रतिकूल पक्ष यानी वैसा पक्ष जो विपरीत हो, उल्टा हो, यदि आप कोई काम करें तो वो उसका सीधे विरोध कर दे, ठीक है, आपके पक्ष की बात नहीं करे, आपके उल्टा माने विपक्ष की बात करे, तो वो प्रतिकूल पक्ष होगा। यहाँ है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के एक शब्द है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रतिकूल पक्ष होता है, ठीक है, यानी कि जो आप है तो आपका वो उल्टा काम करने वाला हो, तो वो क्या कहलाएगा, पक्षपाती नहीं, विपक्षी, बिल्कुल सही, विपक्षी। क्यों, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो वो आपका विरोध करता है, यानी प्रतिकूल, यानी उल्टा काम करता है, वो आपके अनुकूल काम नहीं कर रहा, प्रतिकूल, तो वो आपका हमेशा क्या होगा, विपक्षी होगा। तो ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, इसको भी याद कर लेंगे, डेफिनेटली इससे सवाल आता है। इसके बाद छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। देखिए मैंने अपने सिलेबस में लिखा था कि हिंदी जो साहित्य है उससे भी कई सवाल किए जाते हैं, कम से कम 2 से 3 सवाल हिंदी साहित्य से, तो हिंदी साहित्य को भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सवाल वहीं से कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा व्याकरण को कि शब्द विचार, ठीक है, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, ठीक है, छंद विचार। तो ये जो छंद है यानी मिश्रण आप कहते हैं स्वर का, या फिर जो है उसका स्वर के साथ जो मिलता है यानी मात्रा, ठीक है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होती है वो छंद कहलाता है। तो ये जो छंद है, तो ये इस छंद का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। यानी छंद का उल्लेख सबसे प्रथम कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। तो इन सब के बारे में हिंदी साहित्य को आपको देख लेना है, हिंदी साहित्य बिल्कुल संक्षेप में भी देखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, ये भी हिंदी साहित्य से ही किया हुआ सवाल है, ठीक है। शेखर एक जीवनी ये एक उपन्यास है, तो किसकी रचना है, यानी शेखर एक जीवनी नाम का जो उपन्यास है किसने रचा, किसने लिखा। पहला जीवानंद दास, दूसरा सचितानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अगेन रामधारी सिंह दिनकर, या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सचितानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अगेन, ये इनका लेखक है, ठीक है। तो ये जो है ये हिंदी साहित्य से है, हिंदी साहित्य को आप देख लेंगे, 2 से 3 सवाल इससे भी पूछा जाता है। कभी किसी लेखक का जन्म ही पूछ दिया जा सकता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ, ऐसे सवाल भी आते हैं। इसके बाद है 16 सहस्त्र पीर तनु एकई राधा जीव सब देह, ये एक पंक्ति है, किसी न किसी के दोहा से लिया गया ये एक पंक्ति है। तो ये सवाल ये है कि ये जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है, यानी इस पंक्ति के रचयिता कौन है, किनके दोहा का ये पंक्ति है। 16 सहस्त्र पीर तनु एकई राधा जीव सब देह, ठीक है। इसका सही उत्तर है सूरदास, यानी इस पंक्ति के जो लेखक हैं, ठीक है, वो सूरदास हैं, ठीक है। इसमें ये भी आपका ये 3 सवाल जो लगातार आपने देखा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, शेखर एक जीवनी उपन्यास
और 16 शास्त्र पीर तनु इकाई। ये 3 सवाल जो लगातार आपने देखा ये हिंदी साहित्य से है। हिंदी साहित्य जो चैप्टर है उसको आप देख लेंगे ठीक से, ठीक है। इसके बाद जो है वो अंतिम सवाल है और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, 20वां प्रश्न है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है। ये पहले भी मैंने अपने चैप्टर में बताया था सिलेबस में कि अलंकार से निश्चित रूप से ज्यादा सवाल किए जाते हैं। पिछले बार जो अलंकार से वो 3 सवाल किए गए थे अलंकार से, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो अलंकार को आपको समझना होगा, ठीक है, कि अर्थ अलंकार किसको कहते हैं, ठीक है, शब्द अलंकार किसको कहते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कौन सा अलंकार है। तो अलंकार पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, अलंकार को आप देख लेंगे। इससे 3 सवाल करीब करीब पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, यमक अलंकार, यानी कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, ये यमक अलंकार से अलंकार है, ठीक है। तो इस तरह से 20 प्रश्नों को आपने देखा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न के जो लेवल है यानी डीएलएड के एंट्रेंस क्वेश्चन है प्रीवियस जो पहले पूछा गया था, आप इसी लेवल से अपना तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आप डीएलएड निकालेंगे। धन्यवाद।